गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे सामान्य भूगोल, यानी इस सामान्य भूगोल में पहले क्या देखेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और इससे संबंधित ये जितने भी क्वेश्चन है सब के सब बीपीएससी में पहले पूछे गए हैं। अतः आशा करते हैं कि जो आने वाली एग्जाम है उसमें आपके लिए लाभदायक होगा। और केवल क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, उसका हम लोग पूरा एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? हम लोग जानते हैं कि क्षुद्र ग्रह है, धूमकेतु है, ग्रह है, लेकिन निहारिकाएं सौरमंडल का भाग नहीं है। हम लोग यह भी जानते हैं कि सौरमंडल का जन्म कब हुआ था, तो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। सौरमंडल में यानी बीच में सूरज क्या है, यह इसका माई बाप है, यानी सूरज तारा है और इसके चक्कर लगाने वाले बहुत सारे आकाशीय पिंड हैं, जैसे कि, और ये सब गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। उसमें ग्रह, जैसे कि ग्रह कितने ग्रह हैं, तो कुल 8 हैं भी, जिसमें सबसे नज़दीक बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि एंड अरुण और वरुण। फिर बौने ग्रह जैसे कि अब यम ग्रह यानी प्लूटो, इसको बौने ग्रह में रख दिया गया। फिर प्राकृतिक उपग्रह जैसे जो इन ग्रह हैं, इनके उपग्रह जैसे पृथ्वी का चंद्रमा है। क्षुद्र ग्रह यानी मंगल और बृहस्पति के बीच के वैसे उल्का पिंड, वैसे बड़े बड़े पिंड जो ग्रह न बन पाए उनको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। फिर उल्काएं और धूमकेतु, यानी ये जो 8 ग्रह है, 8वें ग्रह के बाद जो प्लूटो का जो इलाका है यहाँ पर, एक उसका नाम क्या है, तो वह क्यूपर बेल्ट है। उसमें आइस के और मिट्टी के बहुत बड़े बड़े चट्टान मिलते हैं और उसी में से जो पिंड कभी बाहर चला आता है निकलकर और सूर्य की तरफ आकर्षित होता है, तो उसका जो पूंछ है वह चमकने लगता है। पूंछ क्या होता है, उनके द्वारा छोड़े गए गैस होते हैं, उन्हीं को धूमकेतु कहते हैं। और खगोलीय धूल आदि शामिल है। जबकि निहारिकाएं सौरमंडल का भाग नहीं, वह ब्रह्मांड का भाग है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कि जिन्होंने बताया था, तो कोपरनिकस महोदय ने बताए थे। कोपरनिकस 1514 ईस्वी में एक हस्तलिखित पुस्तक लिटिल कमेंटेरी में कोपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि 6ठी सदी ईस्वी के समय प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद, क्या नाम था उनका, वराहमिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है, कितना लगता है, लगभग 25 करोड़ वर्ष पूर्व। और सूर्य हमारी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है और गैलेक्सी में स्थित प्रत्येक तारा इसके केंद्र की परिक्रमा करता है। किसके, तो आकाशगंगा के केंद्र की। और केंद्र के निकट के तारों को केंद्र से दूर के तारों की अपेक्षा परिक्रमा में कम समय लगता है। सूर्य गैलेक्सी के केंद्र से अपेक्षाकृत दूर है। गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 7.94 केपीसी या 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है तथा 220 किलोमीटर प्रति सेकेंड गति से कारण सूर्य अपनी परिक्रमा किसका, तो अपने केंद्र का कर रहा है। केंद्र मतलब क्या, गैलेक्सी का, और जिसमें इसको लगभग 23 करोड़ वर्ष का समय लगता है। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष यानी कॉस्मिक ईयर कहलाती है। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो 88। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारा मंडल हैं, जिसमें से अधिकांश को दक्षिण गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा तारामंडल है, तो वह सप्तऋषि है। सप्तऋषि ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो वह कौन है, याद कर लीजिए, एक बुध है और दूसरा शुक्र है। और मंगल ग्रह, तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, डिमोस और फोर्स। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है, तो शुक्र है। क्यों, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस कारण वह एक चेंबर बन चुका है और तापमान 446 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, तो इवनिंग स्टार शुक्र को कहते हैं। शुक्र को सुबह का तारा, सायंकाल का तारा कहा जाता है, जबकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि वलयों से युक्त ग्रह है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश
को कितना समय लगता है पृथ्वी तक आने में? तो इसको लगता है 4 मिनट 19 सेकेंड, यानी लगभग 500 सेकेंड की बात है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो 4 ही विकल्प हैं, तो इसका उत्तर कौन सा होगा? 8 मिनट मान सकते हैं, लेकिन 8 मिनट 19 सेकेंड होगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं कितने समय? तो 365 दिन और 25 यानी 1/4 दिन, यही नहीं कहेंगे हम लोग। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन यानी 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट और 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे सौर दिवस कहते हैं। सौर वर्ष या सौर दिवस को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषव से दूसरे वसंत विषव के बीच के समय के बराबर होता है। ट्रॉपिकल वर्ष सामान्यतः 365.24 दिनों का होता है। सामान्यतः कैलेंडरों में प्रयोग होने वाले वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष कहा जाता है, जिसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45.2 सेकेंड या 365.242 दिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? परिक्रमण करते हुए यहाँ देखिए, पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि 40,075 किलोमीटर है। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट में तय करती है। अर्थात पृथ्वी की परिक्रमण की गति, मतलब कि इस तरह से वह लट्टू की तरह नाचने की गति लगभग 674 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी के द्वारा 27.83 किलोमीटर प्रति मिनट की दूरी तय की जाती है। अतः यह क्वेश्चन गलत हो गया। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक होती है, तो कहाँ होगी? तो यह 25 डिग्री अक्षांश के पास यही होना चाहिए। थोड़ा देख लेते हैं और विकल्प सही है। पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलता है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की 4 प्रमुख भौगोलिक स्थितियां होती हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए। एक, 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास उच्च वायु दाब का पाया जाना, यानी हाई प्रेशर। कहाँ? तो 30 डिग्री अक्षांश के पास। यहाँ हवाएं ऊपर से नीचे उतरती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। महाद्वीप के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं। संभवतः हवाओं का पूर्वी मुखी होना, इसी कारण महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुंचते पहुंचते शुष्क हो जाती हैं, जिस कारण बाजा कैलिफोर्निया उत्तर अमेरिका में, पश्चिमी सहारा उत्तरी अफ्रीका, अटकामा दक्षिण अमेरिका तथा नामीब, ये सब पश्चिमी जो तट पर पाए जाने वाले मरुस्थल हैं। और तीसरा, पर्वतों की वृष्टि छाया, यानी बीच में पहाड़ी खड़ा हो गया, अतः इधर तो वर्षा होगा, लेकिन इधर कैसे होगा? क्षेत्र में स्थित मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पैटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना, पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। और चौथा, महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ हो गए हैं। इनमें ग्रेट बेसिन मरुस्थल यूएसए, ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल तथा गोबी मरुस्थल मंगोलिया शामिल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है तो वह बृहस्पति है। आगे बढ़ते हैं। और सबसे छोटा बुध है। सूर्य, यहाँ देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि ग्रह 29.5 वर्ष। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में समय लेता है। यूरेनस 84 वर्ष की बात हो रही है। और जबकि यह यूरेनस अपने अक्ष पर 17.2 घंटे में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है प्रधान मध्याह्न रेखा। और यह कहाँ से गुजरेगी? तो यह अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या ग्रीनविच देशांतर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। शून्य अंश देशांतर पर स्थित इसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जाना जाता है। और जो प्रधान मध्याह्न रेखा है, इसे गुजरने वाले देश, ये किस किन देशों से यह होकर गुजरती है? तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, तीनों यूरोप के देश, फिर अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना और अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव के देश, यानी यह अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है तो यह प्रशांत महासागर से होकर
खींची जाती है, जो ग्रीनविच मीन टाइम के अपोजिट है। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? ये तो हर कोई जानता है, ये कौन है? तो एशिया है। लेकिन इसमें एशिया नहीं है तो होगा कौन? अफ्रीका। तो देख लीजिए, सबसे बड़ा जो महादेश है वह एशिया है। एशिया के बाद दूसरा स्थान अफ्रीका का है, तीसरा उत्तर अमेरिका, चौथा दक्षिण अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सबसे छोटा कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई, यानी इस तरह से अक्षांशीय रेखा है वाली लंबाई वाला देश है, तो इसमें बीपीएससी ने चिली को माना था। चलिए देखिए, और निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो द्वीप कौन है? तो इंडोनेशिया, लगभग 17,000 से अधिक है। दूसरा स्थान फिलीपींस का आता है, तीसरा मालदीव का, चौथा क्यूबा का आता है। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो कौन सा द्वीप है? तो इसमें तो कोई द्वीप नहीं है जो कहें हम। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, लेकिन ग्रीनलैंड के बाद बोर्नियो है। बोर्नियो पर 3 देशों का कब नियंत्रण है? कौन कौन? तो इंडोनेशिया, मलेशिया और एक देश है, क्या नाम उसका? तो ब्रुनेई का नियंत्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा है? यानी सीमा रहित मतलब कि वह पानी में स्थित है, यही कहेंगे हम लोग। तो सबसे बड़ा कौन है इसमें? तो सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश की भूमि के साथ संलग्न नहीं होती है, उसे सीमा रहित देश कहते हैं। यह देश चारों ओर से समुद्र से घिरा होता है। इसमें सबसे बड़ा देश कौन था? जापान। इसका क्षेत्रफल 3,70,000 किलोमीटर, फिलीपींस का लगभग 3 लाख, न्यूजीलैंड का 2,67,000, क्यूबा का तो लगभग 1 लाख किलोमीटर है। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं, यही सत्य है। क्यों? देख लेते हैं। आग्नेय चट्टान पिघले मैग्मा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती है। ये रवेदार यानी क्रिस्टलीय तथा परतें इसमें नहीं होती है। पूरा जीवाश्म भी नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान का संबंध प्रायः ज्वालामुखी क्रिया से होता है। पानी का प्रवेश इसमें बहुत कम होता है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये शैलें क्रिस्टलीय हैं। ये शैलें असरों में निक्षेपित हैं। तीसरा सही है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित होती हैं, ऐसा थोड़े हो सकता है। इसका उत्तर से कौन सही है? तो सी सही होगा। अवसादी शैलों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण के फलस्वरूप होता है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, परतें पाई जाती है, किंतु ये शैलें रवेदार नहीं यानी क्रिस्टलाइज फॉर्म में नहीं होती है, परतदार होती हैं। माउंट एटना है तो यह एक ज्वालामुखी है, और यह कहाँ है? तो यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है, और यह सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोआ उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, और कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप के लगभग आधे भाग पर विकसित है, और दुनिया का कहा जाता है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्ष 2004 में हिंद महासागर में भूकंप आया था, और उससे जो सुनामी उत्पन्न हुई थी उसके संबंध में बताइए कि क्या गलत है? तो सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट के अधिगमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसकाव होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई। सही है। परिणाम क्या हुआ? सुनामी ने इंडोनेशिया के तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिकेंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया था। सही है। वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को, ये कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है। आगे देखिए, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए, क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिक् स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने से सुनामी लहरों की प्रबलता दक्षिण शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। अतः सी गलत है, क्योंकि इसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे। और यहाँ देख लीजिए, कथन है यह भी सही है कि 1200 किलोमीटर लंबी भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक अधिक्षेपण हुआ था। और दूसरा क्या है? 8000 किलोमीटर की दूरी में, यानी यह इंडोनेशिया से लेकर अफ्रीका तक इसका प्रभाव क्षेत्र रहा था। और सी में देखिए 2 से 3 लाख लोग मारे गए थे। और डी भी सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? नवीन मुर्दार पर्वत। इसके उदाहरण माउंट एवरेस्ट जो चोटी है वह हिमालय में है, यह भी नवीन मुर्दार पर्वत है।
विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो यह दक्षिणी अमेरिका में, उसका नाम क्या है? तो एंडीज है और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में है, इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है, जबकि हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय ऊंचाई के लिए जानी जाती है, न कि लंबाई के लिए। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो कोकस प्लेट का संबंध अमेरिका से है और प्रशांत महासागर होगा। तो यहाँ देखिए उसका उत्तर, इसका उत्तर यहाँ देखिए, कोकस प्लेट मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तथा प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। क्लियर है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? इसका उत्तर ई होगा। ऐसा क्यों? क्यों देखिए, राष्ट्र बाउल या राष्ट्र बेल्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। यह लौह उत्पादन करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। इसमें इलिनायस, इंडियाना, मिशिगन, ओहियो, पेंसिल्वेनिया का क्षेत्र सम्मिलित है। इसमें ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि सम्मिलित है। अतः इसमें एक से अधिक उत्तर सही है। मतलब पिट्सबर्ग भी है, ग्रेट लेक्स भी है। कैलिफोर्निया तो पश्चिमी तट है और अल्बामा तो भी नहीं है, तो इसमें सही है। किलिमंजारो है एक, तो किलिमंजारो क्या है? एक यह वोल्कानो पिक है, यानी आग्नेय गिरी है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग पर स्थित है। इसका पूर्व नाम केसर विल्हेम स्पीड्स था। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। गोबी का मरुस्थल कहाँ है? तो यह चीन में है। और पूरा देखिए, गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और मंगोलिया, दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो जोहान्सबर्ग स्वर्ण खनन हेतु विख्यात है। और जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के गौटेंग प्रांत की प्रोविंशियल राजधानी है। कौन? तो जोहान्सबर्ग। यह सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है, यानी लैंडलॉक कंट्री है? तो कौन इसमें? तो हंगरी लैंडलॉक कंट्री है। हंगरी स्थलबद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवानिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर से, वहीं तथा रोमानिया तथा यूक्रेन की सीमा काला सागर से मिलती है। इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, यानी इजराइल जो है यह किन किन देशों के साथ बाउंड्री बनाता है? तो इजराइल के एक ओर यानी पश्चिम में तो भूमध्य सागर है, लेकिन इसका सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इसकी सीमाएं मिलती हैं। यहाँ देखिए, इजराइल पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागर तटीय देश है। इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तरी पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से तथा दक्षिण पश्चिमी सीमा इजिप्ट से मिलती है। संसार की छत किसे कहते हैं? तो संसार की छत याद कर लीजिए, पामीर का पठार है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो कौन है? तो श्रीलंका का नाम है। इसे हिंद महासागर का मोती, द पर्ल ऑफ द इंडियन ओशियन तथा एशिया का प्रवेश द्वार यानी द गेटवे ऑफ एशिया भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है वो लगभग कितना है? वो लगभग 2/3 है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान तो वह उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर की तली में लगभग 4 किलोमीटर की गहराई है, जो पृथ्वी के केंद्र से मात्र 6553 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 64,000 किलोमीटर लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणी के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है। यह क्या है? सिंपल याद कीजिए, इसका नाम है मध्य महासागरीय कटक। यह इस तरह का है। इसका नाम है मिड ओशिनिक रिंच यानी मध्य महासागरीय कटक और ग्लोब के चारों ओर यानी लगभग 40,000 मील यानी कि 64,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। गल्फ स्ट्रीम है तो यह एक महासागरीय धारा है जो कि गर्म
प्रकृति की है। तो फ्लोरिडा की तट पर जब एंटलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेटरास अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रवाहित होती है। ग्रांड कैनियन है तो क्या है, तो यह एक खड्ड है, महाखड्ड है। ग्रांड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड है। इसकी लंबाई लगभग 446 किलोमीटर, चौड़ाई 4 से 29 किलोमीटर एवं गहराई 1.6 किलोमीटर है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है तो गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा, और यह भारत के साथ साथ भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। फिजी द्वीप अवस्थित है तो फिजी द्वीप अवस्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ अवस्थित है, तो प्रशांत महासागर में। यह एक द्वीपीय राष्ट्र है। यह वानुवातु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है, और ये सारे देश है छोटे छोटे टापू वाले देश। स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है, और यह 1869 में बनाया गया। इसकी लंबाई 164 किलोमीटर, जो वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई 193 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को वर्ष 1969 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर स्वेज बंदरगाह और उत्तरी सिरे पर पोर्ट सईद बंदरगाह है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई, क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसको जोड़ेगी, तो यह उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थित है, पनामा देश में है, और यह प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। मलाक्का जल संयोजन में आने जाने की सुविधाएं हैं। तो मलाक्का जल डमरू मध्य है, इसके द्वारा हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने का क्या है, तो यह लिंक है। स्ट्रीट ऑफ मलाक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजन के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ओजोन परत बताती है क्या, यह कहाँ बनती है, सिंपल बात है, या कि कहाँ है, तो यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत को ही ओजोन परत कहते हैं, और यह समताप मंडल की एक विशिष्ट पहचान है जो कि पृथ्वी को क्या तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है तो लगभग 10 से 20 किलोमीटर में ही मैक्सिमम है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर 4 डिग्री पृथ्वी का मूवमेंट होता है, अतः 2 घंटा यानी 2 घंटा बराबर क्या 60 मिनट। 60 मिनट में 4 से भाग दे दीजिएगा, 2 घंटा यानी 120 मिनट। 120 मिनट में 4 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर उसकी स्थिति है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, यानी 22 दिसंबर की बात है। और उत्तरी गोलार्ध में 20 या 21 जून को सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो वे विवर्तन की क्रिया से अलग हो गए, टूट टूट कर अलग हो गए। वलन क्रिया किसका परिणाम है, वलन क्रिया के द्वारा पर्वत निर्माणकारी बल का ही परिणाम है। कौन, तो वलन क्रिया। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है, यानी इस तरह का बलन। तो इस तरह 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक प्रकार संपीड़न होगा और दूसरा तनाव होगा। इस तरह से दूर जाएंगे तो तनाव होगा, पास आएंगे तो संपीड़न होगा। संपीड़न बलों से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे भाग को अपनति तथा धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं, यानी इस तरह से। तो यह आपका क्या होगा, अपनति, और जो नीचे गया उसको अभिनति कहते हैं।
यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। कौन है उसका नाम? तो आल्प्स है, याद कर लीजिए, ये बहुत चर्चा में है इस बार। और आल्प्स का विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसका सर्वोच्च बिंदु माउंट ब्लैंक है, इसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत नवीन मुर्दार पर्वत का एक उदाहरण है। तकलामाकान मरुस्थल अवस्थित है, तो यह कहाँ है? तो यह चीन में है। तकलामाकान मरुस्थल एशिया के जिनजियांग यूबर स्वतंत्र क्षेत्र यानी जो चीन में है उसमें है। और यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियानशान पर्वत से घिरा हुआ है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह ग्रेट विक्टोरियन तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। यह भी बड़ा है, लगभग 3,48,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका वाले में पेयरी और दक्षिण अमेरिका में पंपास। और जो दक्षिण अमेरिका में जो महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान उसको पंपास कहते हैं। इस घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील के दक्षिणी भागों में है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में पेयरी उत्तर अमेरिका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी नहीं है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। जबकि यह कैनबरा, सिडनी क्या है? तो यह एक ऑस्ट्रेलिया का बंदरगाह है, शहर है। 19 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो यह हिंद महासागर में है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो सिंपल सी बात है, भूमि पर क्या है? तो नदियां हैं। और नदियों द्वारा लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले, यानी नदी क्या है? तो लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख स्थान है, यानी नदी वाहक हैं। अरब सागर के पानी का औसत खारापन है। तो अरब सागर के जो पानी है इसका जो औसत खारापन है वह बंगाल की खाड़ी से अधिक है। तो कितना है इसका? लगभग 35 डिग्री से अधिक, यानी 36 डिग्री है। हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14 पीपीटी लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30 पीपीएम रह जाती है, जबकि अरब सागर में 36 पीपीएम लवणता पाई जाती है। निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? सर्वाधिक नाम ही याद कर लीजिए, मृत सागर, इसमें लवणता सर्वाधिक है। और इसमें कितना है? तो 238 है। जबकि वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता औसर झील है, कितना है? तो 348 है। वहीं तुर्की के मान झील में 330 तथा मृत सागर व ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में लगभग 220 पाई जाती है। और मृत सागर में कितना है? तो वही 238, यही ना है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है अमेजन। यह दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित नदियों और उनके जो शहरों का मेल है जिनमें से यह होकर बहती है, कूट का मिलान कीजिए, देखिए कौन कौन होगा। तो वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? वाशिंगटन पोटोमैक। पेरिस क्या नाम है? सीन नदी। अब बचा बुडापेस्ट, तो यह डेन्यूब नदी। रोटरडैम राइन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ देखिए, रोटरडैम राइन, पेरिस सीन, बुडापेस्ट डेन्यूब, वाशिंगटन पोटोमैक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो यह बाब अल मंदेब है। क्या नाम इसका? बाब अल मंदेब। और हरमुज जल संधि, तो यहाँ देखिए हरमुज जल संधि है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। वहीं बासफोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को, वहीं मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को आपस में जोड़ती है। यहाँ मिलान करना है। अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सूखा। तो अत्यधिक वर्षा तो चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली, अत्यधिक गर्म सहारा, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका। क्या होगा? ये अंटार्कटिका। आगे बढ़ते हैं। तो अत्यधिक गर्म सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी और अत्यधिक सूखा तो चिली। यहाँ देखिए, किस मिट्टी में केसिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होता है? तो जो कैपिलरी की प्रक्रिया है वो सबसे प्रभावशाली किस मृदा में होगी? तो थोड़ा इसका विकल्प ही देख लेते हैं। तो क्या नाम था उसका? एक वाला तो चिकनी मिट्टी यानी क्ले सॉइल में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम है।
विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है तो कौन है अभी? तो वर्तमान में चीन है, और यह सर्वाधिक कोयला भंडार और उत्पादन दोनों में टॉप पर है। निम्नलिखित में से कुल गाड़ी कौन सी क्रिया में संपन्न होती है? तो यह सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में है। और विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो भारत तो था, लेकिन अभी कौन है? यहाँ देखिए, 1 नंबर चीन है, 2 रूस है, भारत का स्थान तीसरा स्थान है भारत का। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तो तेल सबसे अधिक वेनेजुएला में तेल का स्टॉक है, यानी रिजर्व है। कोयला का सामान्य प्रकार है तो सबसे अच्छा कौन होगा? तो सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है। तो कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनिक रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के आधार पर कोयला 4 भाग में, एंथ्रासाइड एक अच्छा, बिटुमिनस सामान्य, लिग्नाइट सबसे कम सामान्य, और पीट सबसे बुरा कहेंगे। उपयुक्त चारों प्रकार के कोयलों में बिटुमिनस सामान्य किस्म का कोयला है। एंथ्रासाइड अत्यंत उच्च कोटि का है तथा पीट सबसे निम्न कोटि का कोयला है। भारत में प्राप्त कुल कोयला में 98% कोयला प्राचीन गोंडवाना शैलों में पाया जाता है, और गोंडवाना युगीन कोयला मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का है। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध सह शामिल होते हैं तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो कौन है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र तो वह है लंदन। साफ रात मेघी रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण, क्योंकि उसका जो उष्मा है उसका विकिरण हो जाता है हीट का, अतः वे ठंडी हो जाती है। जबकि बादल वाले रातों में विकिरण अवरुद्ध हो जाता है, जिससे क्या होगा कि ठंडी उस दिन तापमान अन्य दिनों के साफ रात की अपेक्षा अधिक रहती है। मानसून का निवर्तन इंगित करता है क्या होगा? आकाशें साफ हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी में दाब क्या होगा? तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर होगा, मैदान में हाई प्रेशर होगा, और स्थल पर तापमान क्या होगा? तो घटेगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसका क्या उत्तर है? सही, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है, मतलब मानसून का निवर्तन। तो डिफिनीशन देखते हैं। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो आरंभ में स्थल पर तापमान में वो आरंभ की बात हो रही, तो थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विपरीत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में शिफ्ट होगा। जो बंगाल खाड़ी में लो प्रेशर, सही बात है, और लैंड पर हाई प्रेशर। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है, सही है। चलिए, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसमें क्या होगा? इसमें शीत में वर्षा, अतः गलत। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, तो ये तो सही है। मानसूनी क्षेत्र गर्मी में वर्षा। मरुस्थलीय क्षेत्र, तो ये तो नाम ही मरुस्थलीय यानी शुष्क इलाका है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो यह पंपास की बात हो रही है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं, लेकिन मध्य चिली, एडिलेड, केप टाउन ये सब मेडिटेरियन क्लाइमेट वाले क्षेत्र आते हैं। और भूमध्य सागरीय जलवायु कोपेन के अनुसार CSA या CSB इन्होंने इसको बांट दिया है, जबकि पंपास क्षेत्र उष्णकटिबंधीय है या CWB क्षेत्र है। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? तो वह कांगो में पाई जाती है। पिग्मी जनजाति विषुवतीय रेखीय अफ्रीका के कांगो बेसिन के वर्षावनों में रहने वाली जनजाति है। यह शिकारी जनजाति है। पिग्मी जनजाति का निवास पेड़ों पर बनाई गई झोपड़ियों में होता है, जिन्हें मोगुलस कहा जाता है। पिग्मीज निवासी हैं। तो पिग्मीज कहाँ के निवासी हैं? तो ये अफ्रीका के निवासी हैं। एस्किमो निवासी है। तो एस्किमो कनाडा के निवासी है। एस्किमो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। एस्पेरांटो है क्या है? तो विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा है। और इसके विकास करने वाले कौन थे? तो याद कर लीजिए, L.L. ज़ेमेनहॉफ ने किया था। L.L. ज़ेमेनहॉफ वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो रेशम का उत्पादक कौन है? तो वह चीन है। अंतर्राष्ट्रीय सेरीकल्चर आयोग के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादक चीन था,
और भारत दूसरे स्थान पर। शहतूश जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? तो चीन में होता है। चीन कहाँ? तो तिब्बत में। तिब्बती एंटीलोप चीरू के बालों से तैयार होता है। और निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? तो वह ईरान है। एफओ के आंकड़े के हिसाब से ईरान विश्व का लगभग 85% केसर उत्पादन करता है। भारत में केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है, यहाँ का किश्तवाड़ में, और वर्तमान में तो सिक्किम में भी शुरू हुआ है। पत्थर के कोयले के भंडार के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो चीन है। दूसरा स्थान अमेरिका का है और भारत तीसरे नंबर पर आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो अमेरिका को छोड़ दीजिएगा तो संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात नहीं, सऊदी अरब है। क्लियर है? यहाँ देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका पूरी दुनिया में तेल का उत्पादन में टॉप पर है। यह 13.2%, रूस 13%, सऊदी अरब 12.5%। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? तो वह है कजाकिस्तान। सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन करने में कजाकिस्तान है, जो दुनिया का 41% यूरेनियम का उत्पादन करता है। दूसरा स्थान कनाडा है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया है। जबकि यूरेनियम का कुल इतना टन उत्पादन हुआ था, बस इतना याद कीजिए। टीन मिलता है, तो टीन प्लेसर निक्षेप में मिलता है। कितने? तो टीन प्लेसर निक्षेप में, और 80% प्लेसर निक्षेपों से यह प्राप्त होता है। ये निक्षेप रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लेसर निक्षेप दक्षिण पूर्व एशिया में फैले हुए हैं। वर्ष 2018 के हिसाब से क्या है? तो बुक के अनुसार शीर्ष पर क्या है तीन उत्पादक देश में? तो चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार एवं बोलीविया है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होगा? तो मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। सिंपल बात है, कन्वर्जन किया जाएगा। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग में होता है जहाँ चूना पत्थर है। टेरारोसा लाल मृदा के लिए इटालियन शब्द है। इसका विकास चूना पत्थर के अविलेय अवशेषों से होता है। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो विषुवत रेखा के पास मिलते हैं। कहाँ कहाँ? तो अमेजन बेसिन यानी दक्षिण अमेरिका, कांगो बेसिन अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई देश मिलता है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? तो कौन है वह? कनाडा है। आगे देखिए, यहाँ पर मिलान करना है, देख लेते हैं। यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, तो कहाँ? तो यह आपको पेरिस से इस्तांबुल जाएगा। ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन, तो यह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक, और ओरिएंट एक्सप्रेस, तो ये ओरिएंट है पेरिस से इस्तांबुल। तो मिलान कर लेते हैं ठीक से। यहाँ देखिए, इसका उत्तर बी होगा। यानी यहाँ देखिए, यूरोपियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस कॉन्टिनेंटल तो पेरिस से वार्सा, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना से वालपरेजे चिली तक, ट्रांस साइबेरियन तो सेंट पीटर्सबर्ग यानी लेनिनग्राड अथवा मॉस्को से व्लादिवोस्टोक रूस तक, और ओरिएंटल एक्सप्रेस तो पूरब की तरफ यानी पेरिस से इस्तांबुल तक। निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? तो कैनबरा। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, लेकिन यह तट से दूर है। टोक्यो जापान की राजधानी है, वह होन्शु द्वीप पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित बंदरगाह नगर है, जो हडसन नदी तट पर स्थित है। लंदन क्या है? तो टेम्स नदी पर स्थित एक बंदरगाह है और इंग्लैंड का राजधानी भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? क्या नाम उसका? सेंटोस। सेंटोस ब्राजील के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित समुद्री बंदरगाह है, जो वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक कॉफी का निर्यात किए जाने के कारण इसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है। पर्यावरण किससे बनता है? तो यह जीवीय घटक, अजैव घटक, भू आकृतिक घटनाओं से बनता है। और इसमें भौतिक एवं अजैविक संगठक में कौन होगा? स्थल, जल और वायु। जैविक संगठक में पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। ऊर्जा संगठक में सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। और 99 लास्ट, तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? जलवायु कन्वेंशन पर। तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी, यूरेनियम उत्पादन में कमी और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। तो यहाँ क्या होगा इसका उत्तर? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, बस यही संबंधित है। यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है।
और CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत ही आती है। अतः इसका डी और बी भी होना चाहिए था, लेकिन BPSC ने इसका उत्तर यहाँ पर डी मान लिया। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।